से इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजिटल पेमेंट को लेकर, यानी कि भारत का जो डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल जो हमारा यहाँ पर सेटअप है, उसका बांग्लादेश बैंक के साथ एक टाई अप हुआ है, जिसके जरिए आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो हम कह रहे हैं कि करेंसी यानी कि इंडियन करेंसी में बांग्लादेश के साथ भी अब डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम हो सकता है और लेन देन हो सकती है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश है वो भी भारत की तरह पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट में जाने वाला है। एक और जो रेलवे हम बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके उस जो बातचीत हो रही है भारत के साथ, जिसमें एक जो अगरतला से लेके बांग्लादेश का जो मंगला पोर्ट है वहां तक रेलवे लाइन बनने जा रही है। इसके साथ ही जो सड़क की हम बात करते हैं, रोड्स के जाल बिछाया जा रहा है जो भारत से होते हुए बांग्लादेश से होते नॉर्थ ईस्ट को वो जोड़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इजिप्ट के भी जो प्रेसिडेंट अल सीसी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट अल सीसी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विजय लक्ष्मी मेरे साथ यहाँ पर है। विजय लक्ष्मी, क्योंकि बायलैटरल जो मीटिंग हुई है कल बांग्लादेश के साथ वो तो बहुत अहम है ही, और साथ ही साथ यहाँ पर इजिप्ट के भी जो प्रेसिडेंट है अल सीसी यहाँ पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी से एक के बाद एक है, और शायद मॉरिशस के ये प्रबुद्ध जगन्नाथ हमें नजर आ रहे हैं, शायद जो प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच रहे हैं। कल भी इनके साथ बायलैटरल मीटिंग हुई थी। बिल्कुल, कल भी बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी। और मॉरिशस की जहां तक बात करें, बायलैटरल संबंधों की बात करें, ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो वो दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा उसकी संभावना है। और कल भी एक अहम मुलाकात हुई थी। अभी लगातार गेस्ट के आने का सिलसिला जारी है। 9:20 से 10:20 तक तमाम जो लोग हैं वो आएंगे। 10:30 पे जो है वो पहला सेशन शुरू होगा, जो लगभग 3 घंटे तक चलेगा। और इस पहले सेशन में वन अर्थ पर चर्चा होगी। जिस तरह से भारत की इस बार की थीम की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अभी देखिए लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम जो डिग्निटरीज हैं वहां पर हैंडशेक जो है वो हो रहा है। तमाम लोग एक के बाद एक आ रहे हैं और ज्यादातर डिग्निटरीज जो हैं वो अब पहुंच गए हैं। IMF चीफ जो हैं वो अभी पहुंचे हैं। तो जो डिग्निटरीज के सामने हैंडशेक हो रहा है वो हो रहा है कोणार्क व्हील के सामने, जिसे काल चक्र कहा जाता है। उड़ीसा से कोणार्क व्हील आता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं रिसीव कर रहे हैं। एक के बाद एक सभी मेहमान यहां पहुंच रहे हैं। 9:20 से 10:20 तक का वक्त है, जिसके बाद ये सब मुलाकातें शुरू होंगी। जैसा कि आप बात कर रहे थे वन ऑन वन की, तो मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका जिनके साथ पहली 3 बायलैटरल थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर 15 बायलैटरल एंगेजमेंट्स में हिस्सा लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर G20 के प्लेटफॉर्म पर G20 की चर्चा तो हो ही रही है। भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए अलग से बायलैटरल भी कर रहा है। लक्ष्मी, बायलैटरल्स में G20 से अलग किस तरह का एजेंडा होता है? वन ऑन वन की बात होती है क्या? 15 बायलैटरल्स क्या बताता है प्रधानमंत्री की वन ऑन वन अप्रोच को लेकर? देखिए पवन, क्योंकि G20 लार्जली एक इकोनॉमिक फोरम है और इसमें इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इस पर ज़्यादा चर्चा होती है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर भी इस पर चर्चा हुई, क्योंकि इंडोनेशिया में जो समिट हुआ था वहां पर इस पर चर्चा हुई। तो अभी जो मुलाकात, जैसे कल प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, भारत के एग्रीकल्चर US से जो मुलाकात हुई, उसमें भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्पोर्ट US से कुछ चीज़ों का पहले नहीं था, अब वो अलाव हो गया। US की भी कुछ चीज़ें थी जहाँ पर हम लोगों का वो था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अभी भी डिस्कशन चल रहा है। खासकर अमेरिका चाहता है कि वहां से पिस्ते और बादाम इंपोर्ट किए जाएं। भारत के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अमेरिकन पिस्ता और बादाम मंगवाने से क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, भारत की एक भूमिका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी है, क्योंकि जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ है, रूस और यूक्रेन 34% ग्लोबल फूड चेन या फूड सप्लाई की मार्केट की हिस्सेदारी रखते हैं। और आपको याद होगा जब भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो किस तरीके से अमेरिका में कतारें लग गई थी। जब भारत बात करता है वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो भारत जो फैसले लेता है उसका असर अमेरिका तक और ग्लोबल इकोनॉमी में होता है। तो बहुत सारे जो G20 के देश हैं वो भी इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद फूड सिक्योरिटी जो क्राइसिस दुनिया में खड़ा हुआ है, क्योंकि गेहूं की अगर बात कर लें या कुछ और खाद्य सामग्री की बात कर लें, तो यूक्रेन से बड़ा सारा एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में इन तमाम चीज़ों का होता था। लेकिन अब एक नया फूड क्राइसिस जो है वो दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है। और ये जो मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, इसमें इस फूड क्राइसिस या इन्फ्लेशन और खासतौर से डेवलपिंग वर्ल्ड की बात भारत लगातार कर रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करें, तो वो डेवलपिंग इकोनॉमीज कैसे इस फूड क्राइसिस को झेल रही हैं, क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गया है और कैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसका समाधान क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा जो है इस G20 पवन, उसमें जो है वो लगातार ये तमाम चीजों पर बातचीत जो है वो आज यहाँ पर जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो बैठ करके बातचीत करेंगे। बिल्कुल अमित, और इन्फ्लेशन की बात की लक्ष्मी बता रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड नेशन में भी इन्फ्लेशन, आज के दिन ब्रिटेन में भी डेवलप्ड नेशन में भी इन्फ्लेशन, आज के दिन ब्रिटेन में भी रील बन रही है कि हम 100 पाउंड में इतना सामान लेकर आते थे। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसमें ना सिर्फ वो देश शामिल हैं जो G20 का हिस्सा हैं, जॉर्जिया मेलोनी को आप देख रहे हैं, इटली की प्रधानमंत्री भी पहुंच चुकी हैं, बेहद ही खुश और एक्साइटेड नजर आ रही हैं। ना सिर्फ उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं जो G20 का हिस्सा हैं, बल्कि कुछ इनवाइटी कंट्रीज भी हैं, उनके डेजिग्नेट्स और उनके राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग यूनियंस के जो अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हुई आपको इटली की राष्ट्राध्यक्ष नजर आ रही हैं। एक क्विक कॉन्वर्सेशन भी दोनों के बीच आप देख सकते हो रहा है। और क्योंकि लगातार कुछ देर तक जो मेहमान हैं वो इसी तरह से आते रहेंगे, तो अपने सभी मेहमानों को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर समय के चक्र के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जो भारत की संस्कृति से, भारत में किस तरह से संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, उससे सभी मेहमानों को रूबरू कराता है। और क्योंकि आज वन अर्थ को लेकर एक सेशन होना है, दूसरा सेशन वन फैमिली को लेकर होगा, तो ऐसे में ये चर्चा होगी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको लेकर बात होगी कि कैसे देशों की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जाए, कैसे एक दूसरे के आपसी सहयोग से चीजें और बेहतर हों और विकास हर देश में हर व्यक्ति तक पहुंचे। ये उन अलग अलग 19 देशों के झंडे आप देख रहे हैं जो G20 का हिस्सा हैं, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर मौजूद है। ये जो पूरा आप कॉरिडोर देख रहे हैं, रेड कार्पेट पाथवे देख रहे हैं, UAE के जो क्राउन प्रिंस हैं उनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खास तौर पर इनवाइट भेजा था और प्रधानमंत्री के बुलावे पर 3 दिन के भारत दौरे पर वो आए हैं। 11 तारीख को उनकी वापसी होगी और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब आज उनके साथ बायलैटरल टॉक होगी तो दोनों देशों की बेहतरी को लेकर चर्चा की जाएगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जो बायलैटरल टॉक्स में डिस्कस होंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्यूल। और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे आप अलग अलग यूनियंस के झंडे देख लीजिए, देशों के झंडे देख लीजिए, जो इनवाइटी कंट्रीज हैं उनके भी झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में अपने मेहमानों का और अपने अजीजों का स्वागत करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE गए थे उस वक्त भी यही गर्मजोशी आपने दोनों नेताओं के बीच देखी थी, जो आज इस मंच से G20 के भारत मंडपम के अंदर से आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। वो हैंडशेक में गर्मजोशी, वो बॉडी लैंग्वेज में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। 9 अतिरिक्त देशों को यानी कि इनवाइटी कंट्रीज भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। इसके अलावा 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक एक करके अंदर भारत मंडपम के आ रहे हैं और ठीक 10:30 बजे वो बैठक शुरू होगी, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगभग 2.5 से 3 घंटे ये बैठक चलेगी। उसके बाद अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, फिर लंच सेशन होगा, उसके बाद दूसरे राउंड का सेशन शुरू होगा, वो भी 2.5 से 3 घंटे का बताया जा रहा है। और उसके बाद फिर कुछ देर के लिए देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलेंगे, वहां पर पवेलियन लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनका भी भ्रमण करेंगे। तो अभी आपने देखा कि प्रिंस जायद जो कि UAE के प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको रिसीव किया। UAE भी भारत का खास इनवाइटी है, G20 का हिस्सा नहीं है UAE, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बहुत ही आप कह सकते हैं कि भारत के बहुत अच्छे संबंध है UAE के साथ। तो भारत ने अपने जो मित्र राष्ट्र हैं उनको इनवाइट किया, जिसमें बांग्लादेश को भी आपने देखा, मॉरिशस को देखा और प्रिंस जायद को भी आपने देखा। तो एक एक करके देखिए, जहाँ से ये जो डिग्नेटरीज आ रहे हैं, ये जिस कॉरिडोर से गुजर रहे हैं वो अपने आप में बहुत खास है। जहाँ पर नटराज की मूर्ति आप देख रहे हैं, योग आसन के अलग अलग जो पोजेस है वो आप देख सकते हैं। तो भारत मंडपम के अंदर आपको एक भारत की ऐसी विविधता नजर आएगी जो भारत के हर एक कोने से लाई गई है, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे वो पूर्वी भारत हो या फिर चाहे वो पश्चिम भारत हो। आपको
पूरा का पूरा जो भारत है इस मंडपम में नजर आता है। और खास तौर पे जो प्रिंस जायद है यानी यूएई के साथ जो भारत के रिश्ते, आप सोचिए कि दोनों देशों के बीच जो अब व्यापार होता है वो भारत की करेंसी, अपने अपने करेंसी पे होता है। हम उनसे दिरहम्स में लेते हैं, पे करते हैं, वो भी भारत रुपए में लेते हैं, रुपए में पे करते हैं। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर दोनों देशों के बीच जो संबंध हुए हैं वो अब नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जहां पर मौजूद है, अपने आप में उस जगह के पीछे की जो तस्वीर है विजयलक्ष्मी, वो बहुत ही खास है, क्योंकि ये सूर्य मंदिर है कोणार्क का। उस सूर्य मंदिर के जो पहिए उसको उन्होंने साथ में रखा है, क्योंकि ये जो चक्र है, ये चक्र आपके जीवन में प्रगति के बारे में, इंसान के जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं उसको दर्शाता है। और भारत मानता है कि आपका जो जीवन चक्र है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के साथ जुड़ा होता है। और जब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हम सबको सम्मिलित करते हैं, एक बार फिर से भारत मंडपम की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, शंघाई की बात की जाए, फ्रैंकफर्ट की बात की जाए, किसी भी जगह से आप तुलना कर लीजिए, भारत ने अपने यहाँ पर एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर बनाया है जो आने वाले वक्त में इस तरह के कई बड़े बड़े इवेंट्स का गवाह बनेगा। दिल्ली को जो हम स्मार्ट सिटी कहते हैं और स्मार्ट सिटी को जो हम जिक्र करते हैं, उस स्मार्ट सिटी का हम जो जिक्र करते हैं उसके एक बहुत बड़ी, तो चलिए हम आपको जो दिखाइए मीडिया सेंटर में आपको जो बड़े बड़े स्क्रीन्स हैं यहाँ पर नजर आएंगे और हमें डायरेक्ट यहाँ से तस्वीरें नजर आ रही हैं। और देखिए यहाँ पर पूरी दुनिया की मीडिया मौजूद है, चाहे हम भारत की बात करें या फिर फॉरेन कंट्रीज से जो आए हैं वो भी यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और सीधा आपको स्क्रीन पर भारत मंडपम की तस्वीर नजर आती है। 123 एकड़ में बना है और साथ ही यहाँ पर जो कन्वेंशन सेंटर है जिसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, ये भारत के कह सकते हैं कि सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में एक तैयार हुआ है। पूरे दुनिया के अगर हम तुलना करते हैं तो ना फ्रैंकफर्ट में है, ना वो शंघाई में है, ना ही वो सिडनी में है। और एक और तस्वीर हम आपको अब दिखाते हैं मीडिया सेंटर की। और मीडिया सेंटर की तस्वीर विजयलक्ष्मी, ऐसे मीडिया सेंटर तो शायद आपने पिछले G20 में भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल, इतना भव्य मीडिया सेंटर अमित, हमने यहाँ पर अरेंजमेंट्स जो हैं वो एकदम एक्सटेंसिव अरेंजमेंट, और देखिए बड़ा सा स्क्रीन यहाँ पर लगाया गया है। नटराज, जिस तरीके से भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति जो है G20 की जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को, हर चीज़ में भारत की संस्कृति की एक झलक आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो हॉल्स भी बनाए गए हैं उनके नाम यमुना, गंगा, हिमालय इस तरह से रखे गए हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ा सा ये स्क्रीन यहाँ पर लगाया गया है, और जो फीड है, जो लाइव स्ट्रीमिंग है, अंदर जो डिग्निटरीज आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया को वहाँ तक जाने का एक्सेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक बड़ा सा मॉनिटर जो है वो स्क्रीन लगाया गया है नेशनल इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के भीतर। और देखिए यहाँ पर आपको दिखाएं तो बहुत बड़ा है, 3800 के करीब जो है पूरी दुनिया से अगर बात करें, इंक्लूडिंग भारत के जो पत्रकार हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो किया है इस इवेंट को कवर करने के लिए। और यहाँ पर देखिए इंडियन मीडिया भी है, बाकी जो मुल्क हैं G20 उनका जो तमाम पत्रकार हैं वो भी यहाँ पर हैं। और बहुत बड़ा ये हॉल है, और ये सिर्फ एक हिस्सा है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का। ऐसे ही 4 हॉल्स यहाँ पर बने गए हैं, एक एग्जीबिशन भी यहाँ पर लगा हुआ है। और आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि पहला दिन है समिट का, 4 बायलैटरल मीटिंग्स हैं, और इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट सेशन है। पहला सेशन वन अर्थ और दूसरा सेशन जो है वन फैमिली का होगा। और आज से कोशिश की जाएगी भारत की तरफ से कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन दिल्ली का आएगा G20 समिट को लेकर, उस पर कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाए। एक चुनौतीपूर्ण माहौल में ये समिट हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर जिस तरह है उसमें G20 के देशों में भी आपस में तमाम तरह के मतभेद हैं। तो भारत के सामने एज अ होस्ट तमाम तरह के चैलेंजेस हैं। और बायलैटरल मीटिंग्स जो हो रही हैं उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय तौर पर भी, क्योंकि G20 लार्जली एक इकोनॉमिक फोरम है जो इकोनॉमी से डील करता है, और इस फोरम में इकोनॉमी से जुड़ी, ट्रेड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों पर ही चर्चा होती है। अमेरिका के साथ कल विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अमेरिकी राष्ट्रपति से, जिसमें WTO से जुड़े जो कुछ इश्यूज थे भारत के, उनको रिजॉल्व किया गया जो बेहद लंबे समय से अटके हुए थे। और इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका कुछ चाहता था भारत में एंट्री हो उसकी, और उसको लेकर के भी भारत ने अमेरिका को तो एक गिव एंड टेक का एक, अगर आप कहें कल जिस तरह से बातचीत हुई द्विपक्षीय। और इसके अलावा भारत की UN में, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबरशिप की बात पर भी चर्चा वहां पर हुई। देखिए एक और गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी रिसीव कर रहे हैं तमाम जो गेस्ट हैं, और एक के बाद एक जो गेस्ट हम उनको देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर भारत के साथ जो
रिश्ते हैं, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ के भी कई सारे देशों को बुलाया गया है, जिसमें नीदरलैंड्स भी शामिल है, स्पेन भी है, उन्हें भी यहाँ पर इनवाइट किया है। इजिप्ट के हमने देखा था, प्रेसिडेंट को अल सीसी को भी बुलाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जब इजिप्ट गए थे तो इजिप्ट के साथ भारत के जो रिश्ते हैं, आप कह सकते हैं कि 2014 के बाद से ज़्यादा बेटर हुए हैं और कई सालों बाद किसी भारतीय, आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री ने विजिट किया था, स्टेट विजिट था कायरो में, और कायरो में जब विजिट हुआ था तब ये तय हो गया था कि प्रेसिडेंट अल सीसी को इन्वाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक और गेस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं, गेस्ट को यहाँ पर रिसीव किया गया है और साथ ही साथ लगातार जो भारत मंडपम की तस्वीरें सामने आ रही है। एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने कहा था कि द बॉस, प्रधानमंत्री मोदी को द बॉस कहा था। प्रधानमंत्री मोदी और एंथनी अल्बनीज की जबरदस्त केमिस्ट्री है और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए एंथनी अल्बनीज जा रहे हैं और दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज होगी उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो चुका है और जो ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। खास तौर पे इस वक्त जो हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की और साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें भारत का एक बहुत बड़ा साझेदार बनकर सामने आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, जो क्वाड के एक तरह से क्वाड देशों का एक समूह है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के और भारत के साथ आने की और प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। एंथनी अल्बनीज ने भी उन्हें हाथ जोड़ के उनका अभिवादन स्वीकार किया और दोनों नेताओं की एक बार मुलाकात हो रही है। और जिस तरह से हमने देखा था जापान के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे और सिडनी में जब दोनों की मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने पूरे दुनिया के सामने कहा था नरेंद्र मोदी को द बॉस, और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि दोनों जो लीडर्स हैं उनकी एक जबरदस्त केमिस्ट्री है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर हम बात करते हैं ट्रेड्स की, तो इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है, जिसमें चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, साथ ही साथ डिफेंस में भी कोऑपरेट हम लोग काफ़ी कर रहे हैं। और जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी आ रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 10 तारीख को एक कह सकते हैं एक साइड में एक छोटी मुलाकात होने जा रही है। बायलैटरल टॉक्स तो नहीं है, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि साइड में एक साइड मीट होगी और जस्टिन ट्रूडो के साथ भारत के, आप कह सकते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश हुई है, क्योंकि जो खालिस्तानी जो एलिमेंट्स को लेके, कई सारे मुद्दों को लेके भारत और कनाडा के बीच मतभेद रहा है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बहुत ही क्लियर रखा है। भारत ने कहा है कि भारत किसी भी तरह से अपने देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ जो भी वहां पर कोई भी गतिविधि होती है उसको वो सपोर्ट नहीं करता है। और थोड़ी बहुत जो आपको वो बॉडी लैंग्वेज में चीज़ें नजर आई होगी जो जस्टिन ट्रूडो के साथ था। और कनाडा के साथ भारत के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि भारत विरोधी किसी भी गतिविधि को कनाडा में जगह ना मिले। तो यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया को देख लिया, ऑस्ट्रेलिया के आ चुके हैं प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ही G20 का हिस्सा है और अभी धीरे धीरे और भी जो तमाम लीडर्स हैं, आज जो अगर बायलैटरल टॉक्स की बात की जाए, आज बहुत अहम बायलैटरल टॉक्स होने जा रहे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ऋषि सुनक से होने जा रही है। ऋषि सुनक के साथ उनकी एक मुलाकात होगी, बायलैटरल टॉक्स होगा। इसके अलावा ओलाफ शॉल जो कि जर्मनी के चांसलर्स हैं, उनके साथ बातचीत होनी है और साथ ही साथ उनकी मुलाकात होगी इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भी, इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जॉर्जियो मेलोनी के साथ बायलैटरल टॉक्स होने हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा के साथ मुलाकात होनी है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के जो टोटल 3 दिन के अंदर 15 बायलैटरल मीटिंग्स होनी है, 3 वो कर चुके हैं, 2 और अब बाकी जो बचे हुए हैं करीब 12 जो उनको करने हैं। 12 जो उनके बायलैटरल मीटिंग्स होगी वो 9 तारीख, आज और कल, यानी 10 तारीख को होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एक करके तमाम जो डिग्नेटरीज आ रहे हैं। अब यूरोपियन यूनियन भी G20 का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने अपने रिश्तों को खास तौर पे ट्रेड को लेकर आगे बातचीत शुरू की है। अब ट्रेड में ये हो रहा है कि यूरोप कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑल्टरनेट सप्लाई चेन लाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, लेकिन यूरोप के ऊपर ज़्यादा दरोमदार है क्योंकि वहाँ पर पूरा एक ब्लॉक है जो एक साथ एक किसी देश के साथ अपनी निर्भरता को रखता है। जो चाइना अभी वहाँ पर खास उनका आप कह सकते हैं कि सप्लाई चेन का हिस्सा है, भारत उसको अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होती हैं उसको लेकर भी बातचीत होगी और यूरोपियन यूनियन की ओर से जो आप कह सकते हैं कि विकासशील देश या गरीब देशों को काफ़ी ऋण भी दिया जाता है, यानी कि जो उनको